हेलो बच्चों, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ऑफ द हाफ ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, राइट। आज हम लोग पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि क्या क्या टूल्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर्स एंड कॉम्पिटेंट होस्ट, और भी बहुत सारी चीज़ सीखी थी हमने। तो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स लिए आते हैं ताकि हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग फाइंड कर सकें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि मान लो हम लोग को इंसुलिन बनाना है, लाइक काफ़ी मात्रा में, क्वांटिटी में। हम लोग क्या करेंगे, है ना, कि पहले एक जीन आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको क्लोन करेंगे एक वेक्टर में, फिर उसको किसी कॉम्पिटेंट होस्ट में डालेंगे, ठीक है, ताकि वो प्रोटीन को क्या करें, एक्सप्रेस करें, ठीक है ना, अपन उसको आइसोलेट करें और उसको मार्केट में सेल करें। तो हम लोगों ने फर्स्ट हाफ पढ़ लिया था, हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लेट्स सी कि आप लोगों को कितना याद है। जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में क्लास में देखा था कि इसमें दो चैप्टर आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। पहला है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और दूसरा है आपका एप्लीकेशंस, ठीक है ना। ये चैप्टर है जो हम लोग नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं पहले, ठीक है। कमिंग नेक्स्ट हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, लाइक हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या अंतर है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, क्या होगा, क्या रूल्स होने चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, वो ये लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे बायोटेक्नोलॉजी के, और क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, राइट। अगर आपको याद हो तो एक होता है बायो प्रोसेस और एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इससे अपन देखते हैं कि स्टेराइल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें देखते हैं अपन कि कोई भी फॉरेन जीन है उसको इंसर्ट कैसे करते हैं अदर होस्ट में, और कैसे अपना जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक्सप्रेस करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था दो साइंटिस्ट का नाम, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बायर, ठीक है। इन्होंने क्या ढूंढा था बच्चों, इन्होंने ढूंढा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कब? 1963 में। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बना था? 1972 में, ठीक है ना। इन्होंने क्या पता किया था, कैसे एक प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं, एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था कि स्टेप्स ऑफ आरडीटी। स्टेप्स ऑफ आरडीटी में क्या क्या था, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे अपन, ठीक है, उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद मेंटेन करेंगे। इंट्रोड्यूस किस में करेंगे? दूसरे किसी होस्ट बैक्टीरिया में। उसके बाद उस बैक्टीरिया को मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने टूल्स पढ़ा था। टूल्स में क्या था, पहला था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है पैथोजेनिक जो भी आपका बैक्टीरियोफाज है उसके डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट होने से। तो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, इकोलाई क्या प्रोड्यूस करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि उसको चॉप कर देता है, जो फॉरेन डीएनए है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्लोनिंग फैक्टर, इसकी प्रॉपर्टीज भी देखी थी हमने, ये क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, कॉम्पिटेंट होस्ट, है ना, कि कैसे होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाते हैं, ये सब सीखा था हमने। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में भी हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियेज होता है और इंडोन्यूक्लियेज होता है। इंडोन्यूक्लियेज क्या करता है, डीएनए के बीच में कट करता है, और एक्सोन्यूक्लियेज क्या करता है, डीएनए के आउटर साइड्स में कट करता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने और डिटेल में पढ़ा था क्या, इंडोन्यूक्लियेज के बारे में, कि वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता है, ठीक है। कौन सा सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या देखा था हम लोगों ने, कि डीएनए नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करता है, क्योंकि डीएनए खुद कौन सा चार्ज होता है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो इधर साइड डीएनए है नेगेटिव है और इधर साइड पॉजिटिव है, ठीक है। तो डीएनए कैसे मूव करेगा, ये वेल से इधर, वेल्स की साइड से दूसरे डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि साइज के अनुसार जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स मूव करेंगे, तो जो सबसे दूर होगा वो कौन सा साइज होगा, स्मॉल वाला, राइट। और जो सबसे ऊपर होगा वो कौन सा होगा, लार्ज। इतना क्लियर। अब आगे देखते हैं कि आगे हम लोगों ने क्या देखा था। आगे हम लोगों ने देखा था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करते हैं। हम लोगों ने इको R1 का एग्जांपल लिया था। इको R1 का नोमेनक्लेचर कैसे हुआ, इको मतलब ई कोलाई,
आर क्या है उसमें, जो स्ट्रेन नाम है RY13, 1 क्या है क्योंकि वो सीक्वेंस है उसका जो भी डिस्कवरी हुआ था उसका, ठीक है। ये सब हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखा था। और ये लोग कैसे कट करते हैं, जैसे इको आर में हम लोग देखा था कि एक स्पेसिफिक साइट पे कट करता है इको आर, ठीक है ना। जैसे कि GAATTC है, इधर भी GAATTC था, तो इको आर में कहाँ कट करता था, सिर्फ G और A के बीच में, राइट। G और A के बीच में कट करता था और क्या प्रोड्यूस करता था, स्टिकी इंड्स। और कैसे कहा हम लोगों ने कि जो भी हमारा जीन है और जो भी वेक्टर है उसको सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे ताकि दोनों स्टिक कर पाए, ठीक है। इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एक तो ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए, है, यहाँ से जो पॉलीमरेज आपका बाइंड करता है और प्लाज्मिड को और फर्दर मल्टीप्लाई करेगा, रिप्लिकेट करेगा। और क्या होना चाहिए आपका, सिलेक्टिव मार्कर होना चाहिए। सिलेक्टिव मार्कर्स क्या होता है, कोई भी एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन्स हो सकता है, जैसे कि एम्पिलिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स, जैसे कि इसमें आप देख रहे हो एम्पार टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, इंसर्शन साइट हो सकता है, जैसे कि ये सब जो है BAM-H1 क्या है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा आपका और यहाँ पे जो फॉरेन जीएन है आपका इंसर्ट होगा। तो 3 चीज होती है, कौन सा आपका, एक तो होता है ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन और दूसरा क्या होता है आपका सिलेक्टिव मार्कर्स और तीसरा क्या था आपका इंसर्शन साइट, ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है कि जिस फॉरेन बैक्टीरिया में ये जो है आपका कंस्ट्रक्ट मतलब क्या, जो वेक्टर और आपका फॉरेन जीन का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है वो जिसमें जाकर रिप्लिकेट होगा प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए, वो आपका कॉम्पिटेंट होस्ट हो गया। तो इसको कैसे करते थे, इसको हीट शॉक देते थे, ठीक है ना। पहले तो CaCl2 के एकदम बिल्कुल चिल्ड सॉल्यूशन में इसको डालते थे ताकि क्या हो, जो बैक्टीरिया है उसका जो आउटरी जो सेल है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, वो न्यूट्रलाइज हो जाए। क्यों, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करेगा, Ca2+ बाइवैलेंट कैटायन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। इसको न्यूट्रलाइज करेगा, फिर इसको आप 42 पे हीट शॉक दोगे तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया का जो पोर्स है थोड़ा सा खुल जाएगा। इसको फिर से एकदम आइस में डाल दोगे तो एक बार पोर्स खुल गया तो क्या होगा, प्लाज्मिड, ठीक है ना, ये पोर्स के थ्रू इंसर्ट कर जाएगा और आपका जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है इसके बाद यहाँ से एक्सप्रेस होगा। अब हम लोग आते हैं उसके आगे के स्टेप्स पे। आज हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस क्या हो सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, राइट। सो हम लोगों ने टूल्स पढ़ लिए बच्चों, ठीक है ना, टूल्स पढ़ लिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है वो पढ़ लिया, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होता है वो पढ़ लिया, कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है वो भी पढ़ लिया। अब हम लोग सीखेंगे कि उन टूल्स का यूज करके किन किन स्टेप्स हम लोग करेंगे, कौन कौन सा स्टेप्स हम लोग करेंगे ताकि हम लोग का अपना प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट मिल सके, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको बहुत ह्यूज अमाउंट में आपको इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, क्यों, क्योंकि इंसुलिन का डिमांड है एक्सटर्नल इंसुलिन का मार्केट में, तो आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे सपोज, ठीक है ना। मान लो आपको 1000 लीटर इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, तो वो कैसे करेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, तो पहला स्टेप बिल्कुल लॉजिकल है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अब हम लोग थोड़ा स्लो सीखेंगे और इसको ध्यान से सीखेंगे, ठीक है ना। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, हम लोग लास्ट में एट द एंड ऑफ चैप्टर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, नीट 2024 का, और उसमें आप लोग देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है। सो पहला क्या हुआ कि पहले तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई जो जीन हमें चाहिए वो है कहाँ पे पूरे जीनोम में, ठीक है। एक बार हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्या करना है, अपन को जीन्स कहाँ होता है, जीन्स होता कहाँ पे है, सेल्स के अंदर होता है। अब सेल्स के अंदर जीन्स को आप निकालोगे कैसे, सेल्स को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो मैमेलियन सेल्स होगा एनिमल का, या तो प्लांट सेल होगा, ठीक है ना, या क्या होगा फंगस सेल होगा। तो अपन इन तीनों में से जो डीएनए है उसको निकाले हैं कैसे। तो पहला स्टेप होता है कि अपन कुछ एंजाइम्स यूज करेंगे जो कि वो जो सेल है ऊपर, या तो प्लांट में तो
सेल वाल भी होता है, ठीक है ना। जो मैमल्स में क्या होता है, वो सेल वाल नहीं होता है, सिर्फ मेम्ब्रेन है। तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा ताकि जो अंदर का जो भी मटेरियल है वो बाहर आ सके। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, है लाइसोजाइम यूज करेंगे। किसमें, एनिमल में, ठीक है ना। प्लांट में कौन सा यूज करेंगे, प्लांट में अपन यूज करेंगे सेलुलेज। और फंगस में क्या करेंगे, चिटिनेज, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, ठीक है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में। अब देखो, अपन आइडेंटिफाई कर लिया, उसको ब्रेक करके निकाल लिया। अब क्या करेंगे, जो अपना जीन है उसको कट करेंगे ना स्पेसिफिक साइट पे। पूरा जीन तो हमें चाहिए नहीं, अपन को बस एक स्पेसिफिक जीन चाहिए, पूरा क्रोमोसोम नहीं चाहिए अपन को, कट करना पड़ेगा। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, एम्पलीफाई करना पड़ेगा। मान लो आपने एक जीन निकाला, 10 जीन, अब उसको 1 बिलियन कॉपीज बनाना है ना, तभी तो आप उसको बहुत सारे वेक्टर्स में उसको आप चिपकाओगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे, उसको किसी बैक्टीरिया में डालोगे, ठीक है ना, ताकि आपको बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में प्रोटीन प्रोड्यूस हो सके मार्केट के लिए। एक बार एम्पलीफाई हो गया, उसके बाद क्या करना है, आपको इंसर्ट करना है किस में, कॉम्प्लेट होस्ट में। किसके लिए, प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद एक बार प्रोड्यूस हो गया तो आपको निकालना भी तो पड़ेगा ना, है ना, क्योंकि प्रोटीन है कहाँ पे, प्रोटीन है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना। ऐसा मतलब ऐसा मान लो बैक्टीरिया ने कोई प्रोटीन प्रोड्यूस किया तो वैसा वो एक्सक्रीट नहीं कर रहा ना बैक्टीरिया, तो उसको निकालना पड़ेगा, उसके लिए प्रोसेस देखना पड़ेगा। एक बार निकल गया उसके बाद प्यूरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मेडिसिनल यूज के लिए इसको यूज करना है। अगर कुछ भी इम्प्योरिटी होगा तो क्या होगा बेटा, बॉडी में रिएक्शंस भी हो सकता है ना। तो ये सारे स्टेप्स अपन सीखेंगे आज, ठीक है। सो एक एक करके चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा पिछले स्लाइड में कि पहले तो सेल को ब्रेक करते हैं अपन, ठीक है। प्लांट के लिए क्या यूज करते हैं, सेलुलेज। जो मैमल्स है उसके लिए क्या क्या करते हैं यूज अपन, लाइसोजाइम। और फंगस के लिए चिटिनेज, ठीक है। तो एक बार मान लो कि जो सेल है ये सब एंजाइम करने के बाद ब्रेक हो गया, ठीक है। बट इसके अंदर तो बहुत सारा चीज है ना, इसके अंदर तो प्रोटीन भी है, ठीक है। इसके अंदर तो आरएनए भी है, और इसके अंदर डीएनए भी है, और भी हो सकता है इसमें लिपिड भी हो। बट हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को सिर्फ ये चाहिए डीएनए, हम लोग को आरएनए नहीं चाहिए, हम लोग को प्रोटीन नहीं चाहिए, हम लोग को लिपिड्स भी नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ चीजें ऐड करेंगे जिससे ये सब डिग्रेड हो जाए, बस हमारा ये बचा रहे, ठीक है। बस हमारा ये बचा रहे, ये सब डिग्रेड हो जाए। तो अब समझो कि इससे ये बचा रहे और बाकी सब डिग्रेड हो जाए, उसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग को डीएनए बचाना है, बाकी डिग्रेड करना है। तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, आरएनएज, ठीक है, प्रोटीएज, लाइपेज। ये सब क्या करेगा, ये प्रोटीन को खत्म कर देगा, ये लिपिड्स को, और ये क्या करेगा, आरएनए को खत्म कर देगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ डीएनए, ठीक है। तो क्या हम लोग इसमें डीएनए ऐड करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को डीएनए चाहिए, ठीक है। अब सपोज कि हम लोग को सिर्फ आरएनए चाहिए होगा किसी केस में, ठीक है। अब तुम लोग कमेंट करके बताओ कि किस केस में हम लोग डीएनए ऐड करेंगे और आरएनए ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं कितने बच्चे सही कमेंट करते हैं, ठीक है ना। एक केस बताना है तुम लोग को। तो इस केस में जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसमें डीएनए ऐड नहीं करेंगे, बाकी आरएनएज, प्रोटीएज और लाइपेज ऐड करेंगे, ताकि डीएनए के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या हो, खत्म हो जाए। उसके बाद एक बार खत्म हो गया, अरे बट फिर भी जो टूटा हुआ जो तुम्हारा आरएनए है या फिर प्रोटीन है वो है तो सॉल्यूशन में ही ना। अब उसमें से डीएनए को ही एकदम अलग करके कैसे निकालोगे आप लोग, उसके लिए क्या करेंगे बच्चों कि हम लोग चिल्ड
इथेनॉल का यूज करेंगे, ठीक है ना। चिल्ड इथेनॉल से क्या होगा कि जो डीएनए है वो ऐसा क्लम्प बन के सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूज करोगे तो बाकी सब जो है नीचे नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा और ये सस्पेंशन में आ जाएगा तुम्हारा जीएनए, ठीक है ना। ये आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे बाद में तो आपको दिखेगा। तो एक बार आपने वो जो चिल्ड इथेनॉल है वो डाला तो फिर क्या हुआ, एक क्लम्प्स बन के आ गया। अब इसको आप क्या करेंगे, आप वो निकालेंगे, ये जो पार्ट है इसको आप लोग निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे आप पाइपेट से, ठीक है ना। अब आपके पास आ गया है प्यूरिफाइड डीएनए। अब आप उसको जूस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, चिल्ड इथेनॉल, ठीक है। ये आप रिमेंबर कर रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है ना। कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम लोगों ने सेल को ब्रेक किया, डीएनए निकाला, डीएनए के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको मार दिया, ठीक है ना। डीएनएज, आरएनएज, प्रोटीएज एक्सेट्रा डाल करके डीएनए को चिल्ड इथेनॉल से एक्सट्रैक्ट कर लिया पाइपेट से के थ्रू। उसके बाद अपन वो जो डीएनए अपन एक्सट्रैक्ट किए हैं उसमें से अपन को एक स्पेसिफिक जीन चाहिए सिर्फ, सही है ना, पूरा डीएनए नहीं चाहिए अपन को फिर भी। तो अपन वो जो स्पेसिफिक जो जीन है, सपोज इंसुलिन का, उसके अराउंड जो भी रिस्ट्रिक्शन इंजाइम साइट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन इंजाइम डालेंगे, ठीक है। उसको कट करेंगे और रिस्ट्रिक्शन इंजाइम कैसे कट करता है वो पिछले लेक्चर में अपन देख चुके हैं, ठीक है। तो एक बार कट होके हमारे पास आ गया डीएनए, अब उसको क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, बताओ याद हो तो। अब उसको हम लोग एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई कैसे करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू, पीसीआर के थ्रू। और पीसीआर कैसे काम करता है, ठीक है ना। जैसे नाम से आपको पता लगा होगा कि ये चेन रिएक्शन है। तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट डायग्राम है, ये आप लोग थोड़ा सा अच्छे समझिए। जैसे कि डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, इसको अपन कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो डीएनए है तो इसको अपन देखो लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, बिलियंस ऑफ डीएनए बन गया, कौन सा, एक डीएनए स्ट्रैंड। तो इसके लिए स्टेप्स क्या क्या है वो देखेंगे अपन, ठीक है। तो सपोज डबल स्ट्रैंड डीएनए है और आप लोगों ने केमिस्ट्री में सीखा होगा कि कोई भी बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए अपन को एनर्जी देना पड़ता है एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है कि ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड्स है बेटा, ठीक है ना। तो सपोज किसको आपको अलग करना है, दोनों को सिंगल सिंगल स्ट्रैंड बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा हीट देना पड़ेगा, 94 to 98 डिग्री सेल्सियस हीट, ठीक है। अब एक बार हीट दिया तो क्या हुआ, एक स्टैंड इधर एक स्टैंड इधर, ठीक है। अब क्या होता है कि ये एक प्राइमर होता है। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर्स को थोड़ा ध्यान समझेंगे। प्राइमर्स क्या होता है, शॉर्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए होता है, ठीक है ना। इसको अब ध्यान से देखो, तो ये क्या है, ये जो पार्ट है, ये तो देख रहे हो तुम, ये क्या है, ये छोटा वाला जो हिस्सा है इस लंबे वाले डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर मान लो कि यहाँ पे जी है तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, सी होगा। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी होगा, मान लो टी है यहाँ ए है, तो ये जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री क्या करता है, इसलिए इसको टेम्पलेट बोलते हैं कि ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है आपका, ताकि यहाँ से जो पॉलीमरेज आगे हम लोग पढ़ेंगे वो इसको लेके 3 प्राइम इंड को लेके एक्सटेंड कर पाए, ठीक है। अब इसमें एक स्टोरी है, मैं एक नीचे एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग पक्का देखिएगा उसको, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो कि कैसे जो बंदा था जिसने डिस्कवर किया उसके दिमाग में कैसे आया, समझा। लाइक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग प्लीज उसको देखिएगा, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा कि ये जो भी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे बॉडी में भी तो लाइक रिप्लिकेशन हो रहा है ना जीन्स का, ठीक है। बट अभी मैंने कुछ सेकंड पहले बताया कि यार यहाँ तो एकदम 98 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चलता है। तो हमारे जो बॉडी में प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन है, एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। तो उतना सेल्सियस कैसे झेल पा रहा है वो, ये जरा सोचना,
वो डिग्रेड क्यों नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब सालों तक साइंटिस्ट जो है इस बात पे फंसे थे कि हाँ भाई, ये जो अपन को रिएक्शन कराना है बॉडी के अलावा बाहर, उसके लिए जो इतना हीट प्रोड्यूस लग रहा है, हीट लग रहा है अपन को, उसमें तो कोई प्रोटीन सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो अपन कैसे मल्टीपल कॉपीज बना पाएंगे डीएनए का। तो उसी समय जिस टाइम जो साइंटिस्ट थे अपने वो ढूंढ रहे थे, उसी टाइम एक अलग स्पीसीज का डिस्कवरी हुआ था जिसको बोलते हैं अपन थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स क्या होता है बेटा, जो बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर से उसमें भी सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे वॉल्केनो में, समझ रहे हो, जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो वहीं पे एक बैक्टीरिया था थर्मस एक्एट्रिकस, उसके अंदर एक ये पॉलीमरेज एंजाइम उन्होंने डिस्कवर किया, इसलिए इसका नाम क्या है, टैग पॉलीमरेज। और ये इतना हीट पे भी ये सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए जो पीसीआर में अपन पॉलीमरेज यूज करते हैं वो कौन सा पॉलीमरेज यूज करते हैं, कोई नॉर्मल पॉलीमरेज यूज नहीं करते हैं, टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं। इसको आप लोग रिमेंबर याद रखना, ठीक है ना। तो एक बार उसके बाद क्या हुआ, जो एक बार अपन ने इसको अलग कर लिया, डीनेचर कर लिया, पहला स्टेप क्या हो गया, डीनेचुरेशन। ये स्टेप्स बिल्कुल आपको याद रहने चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। आपको मैं पिछले साल का एक क्वेश्चन शेयर भी करूंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या हुआ, डीनेचुरेशन। उसमें क्या करते हैं अपन, बहुत सारा हीट देते हैं 98 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि स्ट्रैंड्स अलग हो जाए। उसके बाद क्या होता है, अनीलिंग। अनीलिंग क्यों बोलता है, क्योंकि वो जो कॉम्प्लीमेंट्री जो प्राइमर बोला मैंने आपको, वो अनील करता है, चिपकता है। अनील मतलब होता है चिपकना। तो ये चिपक गया, ठीक है ना। अब ये चिपकता है, ये आपका 60 से 70 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये जो एक्सटेंशन है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो पॉलीमरेज आपने डाला, ठीक है, अब ये क्या करेगा, पॉलीमरेज चिपक के जो 3 प्राइम एंड है इसको लेके आगे एक्सटेंड कर देगा। वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा 3 प्राइम एंड पे। मान लो आगे का यहाँ पे जो, मान लो कि यहाँ पे क्या है, सी है, तो आगे इसके स्टैंड पे क्या चाहिए आपको, जी चाहिए, तो ढूंढेगा। मान लो अपन ने मिक्सचर में ही ATGC सारा ऐड कर दिया, DDNTP, ठीक है ना। अब जो भी इसको यूज पड़ेगा टैग पॉलीमरेज को, वो ऐड करता जाएगा मिक्सचर में से, और वो चेन क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। तो एक साइकिल के बाद आप देखोगे क्या हो गया कि जो हम लोगों ने एक स्ट्रैंड चालू किया था, एट द एंड ऑफ दिस स्टेप 2 स्ट्रैंड बन गया, ठीक है ना। अब यही स्टेप हम लोग 30 बार रिपीट करेंगे, 30 से 40 बार, ठीक है ना। एनसीईआरटी में 30 लिखा हुआ, 30 40 बार रिपीट करोगे तो क्या होगा, पहले 1 से 2 हुआ, फिर 2 से क्या होगा, 4 होगा। तो समझ रहे हो, 2 टू द पावर n के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। तो जस्ट 30 से 40 साइकिल में क्या होगा, आपके पास बिलियन टाइम्स जो स्टार्टिंग पॉइंट था डीएनए का, उतना डीएनए हो जाएगा आपके पास उस जीन का, ठीक है। क्लियर है इतना। आगे अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सो अब आते हैं अपन इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। ये भी हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है, कि कैसे अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए हैं, वेक्टर और जो फॉरेन डीएनए का रिकॉम्बाइन किए थे अपन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट करके, उसको लाइगेज से चिपकाए थे, ठीक है ना। उसको फिर कॉम्पिटेंट होस्ट बना के कैसे इंसर्ट किए थे, वही स्टेप है ये वाला कि इंसर्ट कैसे करेंगे अपन, कैसे होस्ट में और ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और जैसे कि पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है कि आप उसको हीट शॉक दे के ही इंसर्ट करवाओ प्लाज्मिड को, आप माइक्रो इंजेक्शन से भी इंजेक्ट करा सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास कोई प्लाज्मिड है, जरूरी नहीं कि आप बैक्टीरिया को हीट शॉक दो। कोई सेल है, मान लो आप मेमेलियन सेल्स है, उसमें एक ऐसा माइक्रोस्कोप रहता है, उसमें एक ग्लास का निडल होता है, आप उसको प्रिसाइजली उस सेल के अंदर भी इंजेक्ट कर सकते हैं अपना फॉरेन आरडीएन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ठीक है ना। अब हम लोग को चाहिए कि अब जैसे कि पिछला जो 4th स्टेप था बच्चों, वो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप पिछला लेक्चर देखिए, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब ये स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट,
तो जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लो हम लोगों ने इंसुलिन का जीन लिया, उसको रिकम्बाइन किया वेक्टर के साथ, ठीक है ना, उसको फिर बैक्टीरिया में डाला, ठीक है, वो उसने बैक्टीरिया ने क्या किया, इंसुलिन का जो प्रोटीन है वो प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब जैसे कि लैब में क्या होता है बच्चों कि इसे हम लोग छोटे छोटे फ्लास्क यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जीन एक्सप्रेस कराने के लिए। जैसे 100 ml का 50 ml का फ्लास्क होता है, ऐसा कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, उसके ऊपर क्या करते हैं अपन, एल्युमिनियम फॉइल लपेट देते हैं ताकि स्टेराइल रहे, ताकि जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया है, अलग बैक्टीरिया, वो कल्चर में ग्रो ना हो जाए। बट सपोज कि अगर तुमको बहुत 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 सारा, मतलब 100 से 1000, 100 से 1000 लीटर में कुछ प्रोड्यूस करना है, तब आप क्या करेंगे? तब आप लैब में प्रोड्यूस तो कर नहीं सकते, जो आपका ऐसा एकेडमिक लैब्स होता है। तब आपको चाहिए बायो रिएक्टर्स, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में बच्चों 2 तरह के रिएक्टर्स दिए गए हैं, है ना, स्टीयरिंग रिएक्टर्स। तो पहले हम लोग समझेंगे कि आपको कल्चर करने के लिए एक्चुअली जरूरत क्या होता है, ठीक है ना। कोई बैक्टीरिया है तो मोस्टली बैक्टीरिया क्या होता है, एरोबिक होता है। मोस्टली मैं ज्यूम कर रहा हूँ, कुछ बैक्टीरिया अनएरोबिक होता है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया है, अगर उसको आपको ग्रो करना है तो आपको मीडियम में ऑक्सीजन चाहिए होगा ना। तो ऑक्सीजन अगर चाहिए होगा तो अगर छोटा फ्लास्क है तब तो आप उतना जुगाड़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप बस अपन लैब में क्या करते हैं बच्चों कि ऐसा जो फाल्कन होता है उसमें ढक्कन थोड़ा सा ढीला करते हैं ताकि उसमें से ऑक्सीजन इंटर कर सके। फिर उसको क्या करते हैं, उसको सेक करते रहते हैं अपन, ठीक है ना, ताकि कोई बैक्टीरिया नीचे बैठ ना जाए, जो भी आपका कल्चर में डाला है आपने बैक्टीरिया, वो नीचे सेटल ना हो जाए। तो वो एक सेकर होता है ऐसा इंक्यूबेटर के अंदर, वो अपन ऐसा सेकिंग पे छोड़ देते हैं, हिलता रहता है रात भर, कल्चर होता रहता है, ठीक है। बट अगर मान लो इसको बहुत लार्ज स्केल पे करना है, ठीक है ना, तब तो आप ऐसा 100 लीटर का कंटेनर ऐसे हिला नहीं सकते। तो उसमें क्या करेंगे अपन, ऐसा मोटर डालेंगे, ठीक है, ये मोटर है आपका, ये रोटेट करता रहेगा, ठीक है ना, ताकि कल्चर कुछ सेटल ना हो। 2 तरीके का इसमें दिया है, एक होता है स्पार्जिंग स्टीयरिंग बायोरिएक्टर। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे से ऑक्सीजन निकलता रहेगा आपका O2, ठीक है ना। ये क्या कहता है, ये आपका स्टेराइल ऑक्सीजन बबल्स छोड़ता रहेगा पूरे चैम्बर में आपका, ठीक है ना। और एक है नॉर्मल आपका, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए, एक आपका होना चाहिए एसिड बेस पीएच मेंटेन करने के लिए। और जैसा कि मान लो, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, जहाँ भी प्रोटीन होता है वहाँ फोम पैदा हो जाता है जब भी आप सेक करते हो। तो अगर मान लो कि आपको, अगर मैंने 2 ट्यूब्स दिए, मैंने आपको बोला कि एक में प्रोटीन है और एक में नॉर्मल कुछ है, आप कैसे पता करोगे? दोनों ट्रांसपेरेंट है ट्यूब्स, ठीक है ना। तो सबसे सिंपल होता है बच्चों कि आप ऐसे उसको ऐसे हिला के देखो, ठीक है ना, दोनों टिप्स को। तो जब दोनों टिप्स को आप हिला के देखोगे तो जिसमें प्रोटीन होगा उसमें ऑलरेडी फोम पैदा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एक मेडिकल केस है प्रोटीनूरिया, ठीक है ना, जिसमें आपके यूरिन में प्रोटीन आ जाता है, तो उसका सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो क्या होता है, आपके यूरिन में फ्रोदिंग हो जाएगा। इसका क्योंकि जो प्रोटीन है वो सेक करने पे क्या होता है, फ्रोथ देता है। तो इसीलिए एक जो आपका ये है फोम ब्रेकर, ये बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए आप ये देख लो। एक तो एसिड बेस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया है आपका एक स्पेसिफिक पीएच पे ग्रो होगा, ठीक है। और स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, ताकि बाहरी का जो बैक्टीरिया है वो ग्रो ना कर जाए इसमें, ठीक है। और तीसरा क्या है, एयर बबल्स। ये जो दूसरा टाइप वाला जो आपका बायोरिएक्टर है, ये है सिंपल वाला, और ये है आपका जिसमें नीचे से एयर जा रहा है, ठीक है ना। ये आप याद रख सकते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये है बैच एंड कंटिन्यूअस कल्चर। तो बैच एंड कंटिन्यूअस, जैसे नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, यानी कि आप जो मीडियम है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है वो कंटिन्यूअसली डाल रहे हैं, और एक तरफ से जो ग्रो हो गया उसको निकालते जा रहे हैं, ठीक है ना। और बैच में क्या है कि आपने एक बार डाल दिया, उसको सील कर दिया, और उसके बाद आप एट द एंड जब आपका बैक्टीरिया इनफ ग्रो हो जाए उसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये अंतर है बैच एंड कंटिन्यूअस कल्चर में, ठीक है ना। तो इन ये दोनों
अपने अपने में सही है, कोई ऐसा इसका अलग यूज केस होता है और इसका यूज केस क्या होगा, अलग होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बैक्टीरिया होता है कैसे ग्रो करता है, ठीक है। ये आपका कौन सा होता है, लैग फेज, ये लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज, ये स्टैटिक फेज, और उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अपन इसमें फर्स्ट वाले केस में क्या कर रहे हैं हम लोग कि जैसे ही बैक्टीरिया यहाँ पे पहुंचा स्टैटिक फेज में, एक अमाउंट पे ग्रो हो गया, बैच चेंज कर दिए, दूसरा बैच लगाएंगे, पूरा सामान एक बार में खाली, दूसरा बैच चालू। इसमें क्या करें कंटिन्यूअस में, इसको डेड होने से पहले ही इसी फेज में जो आपका लॉग फेज है उसी में निकालते जा रहे हैं और नया मीडियम डालते जा रहे हैं, ताकि ये कभी भी इस फेज में पहुंच ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। नया मीडियम डालते जाओगे तो बैक्टीरिया के लिए और न्यूट्रिएंट्स होंगे ना ग्रो करने के लिए। तो इसका एक अलग बेनिफिट है कि ठीक है भाई, आपका जो टाइम बच रहा है, जो बैच फेज में नहीं था, बैच फेज में कि आप एक अमाउंट तक वेट करिए, फिर उसको पूरा खाली करिए, फिर नया निकालिए। बट इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि इसको मेंटेन करना टफ है, क्योंकि आपका सिस्टम ओपन है तो इसमें स्टेरिलाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। कुछ अनवांटेड बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकते हैं, तो दोनों के अपने फायदे नुकसान है, ठीक है ना। अब देखेंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में बस सिंपल ये है कि आपको स्टेराइल इन्वायरमेंट मेंटेन करना है और क्या करना है, जैसे कि पहले तो आपको प्यूरिफाई करना है। अगर मान लो एक बार आपके पास आ गया प्रोटीन, इंसुलिन, कोई प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, प्यूरिफाई करेंगे, उसके बाद क्या मिलाएंगे, प्रिजर्वेटिव्स मिलाएंगे इसको बिफोर मार्केटिंग। तो मार्केट में जाने से पहले इसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाएंगे। तो यही 6 स्टेप्स हैं एनसीईआरटी के अनुसार, और ये आपको इसी क्रम में याद रहना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी तक क्लियर है ना? किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बहुत जल्दी रिप्लाई करें, ठीक है। सो क्विक रिवीजन, जैसे कि ईएफबी क्या था, याद है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। साइंटिस्ट कौन कौन से थे? स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर। स्टेप्स, आइडेंटिफिकेशन, इंसर्शन, मेंटेनेंस, टूल्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे, इंडोन्यूक्लियोज और एक्सोन्यूक्लियोज, वेक्टर्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, ठीक है ना। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सिलेक्टिव मार्कर्स होना चाहिए, और इंसर्शन साइट्स होने चाहिए जहाँ से कट करके अपन डीएनए घुसाएं, और कॉम्पिटेंट होस्ट होना चाहिए जिसमें ये जो वेक्टर है रिप्लिकेट करेगा। कॉम्पिटेंट होस्ट कैसे अपन करते हैं, हीट शॉक देके, ठीक है ना, पहले भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। आज का क्विक रीजन में क्या है, प्रोसेसेस, 6 स्टेप्स है प्रोसेसेस में, ठीक है ना। पहले तो अपन ब्रेक करेंगे सेल्स को, डीएनए निकालेंगे। डीएनए कैसे निकालेंगे, डीएनएज के अलावा सारा एज डाल देंगे, आरएनएज, प्रोटीएज, लाइपेज, ताकि डीएनए बचा रह जाए। उसको स्पूल करके निकाल देंगे, ठीक है ना। फिर उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। एक बार कट हो गया उसको एम्पलीफाई करेंगे पीसीआर के थ्रू। पीसीआर में कौन कौन सा स्टेप्स थे, पहला था डीनेचुरेशन, ताकि स्ट्रैंड्स अलग हो जाए। उसके बाद क्या था, प्राइमर अनील होगा, चिपकेगा उस पर। उसके बाद क्या होगा, टैग पॉलीमरेज आएगा, वो एक्सटेंड करेगा न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, ठीक है। उसके बाद वो स्टेप 30 बार और रिपीट होगा ताकि मल्टीपल कॉपीज बन सके, ठीक है। उसके बाद क्या था, अपन बड़े बैच साइड में जो प्रोटीन है अपना उसको प्रोड्यूस करेंगे बायोरिएक्टर्स में, ठीक है ना। स्टेरिंग बायोरिएक्टर्स होते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज है वो कौन सा है, स्टेरिंग वाला। स्टेरिंग में क्या हुआ, ऐसा घिमा रहा है बस ऐसा, उसको बोलते हैं स्टीयरिंग, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि देखो, ये सब मैंने उठाया कब से, 2024 वाले नीट से। जैसे कि इसमें आपको नजर आ रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। सो इसमें देखिए कि कौन सा इनकरेक्ट है, इसको पॉज करें, आप आंसर दें। जैसे कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप, ठीक है, तो ये तो सही है। अभी मैंने बताया कुछ देर पहले, बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर्स, सही है, नहीं है ना, ये गलत हो गया। बायोरिएक्टर्स हैव एन एजिटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फोम कंट्रोल सिस्टम। ऑब्वियसली एजिटेटर क्यों,
उसको हिलाएगा ना, स्टीयरिंग बोलते हैं ना उसको, मतलब उसको अगर शांत रख दोगे तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। चौथा क्या है, बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो इनकरेक्ट पता चल गया आपको। अब ये लास्ट क्लास से क्वेश्चन है, टीआई प्लाज्मिड क्या होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि एक बेटा जैसे कि कोई ट्री है, ठीक है ना, उसमें एक प्लाज्मिड हम लोगों ने देखा था टीडीएनए का, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड क्या कर रहा था, ट्यूमर इंड्यूस कर रहा था, ठीक है ना, इसलिए उसका नाम टीआई प्लाज्मिड था। तो वो क्या था, ट्यूमर इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड गलत, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टेम्परेचर ये तो बिल्कुल गलत है, ट्यूमर इनहिबिटिंग प्लाज्मिड बिल्कुल गलत। तो देखो ऐसा कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो आपको पूरा याद रहना चाहिए कि ये ट्यूमर ग्रोथ में हेल्प कर रहा था, ट्यूमर इंड्यूस करा रहा है, ठीक है ना, इनहिबिट नहीं कर रहा था, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो कौन सा होगा, सेकंड वाला। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी छोड़ दिया जाएगा, आप कमेंट्स में आंसर करके बताना, ठीक है। जैसे कि हिंदू ऑलवेज कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट पार्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि आपको बताया मैंने कल कि जो इकोआरएन है और हिंटू है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे, और आप अगर देखोगे एनसीईआरटी में तो वो है कितना, 6 बेस पेयर्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा लगा मुझे क्वेश्चंस, इसको बस अप्रोक्सीमेटली 50% बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो लेट्स सी कि आप लोगों में से जो देख रहे हैं व्यूअर्स, उसमें से कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं, ठीक है। उनको वास्पा की तरफ से एक अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द फेट ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सब ऑप्शन है बच्चों कि द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, it may get integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA, the alien piece of DNA is not an integral part of chromosome, it shows ability to replicate। बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए हैं इसमें, तो देखते हैं कि आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो सही जवाब देते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और करेंगे उसके पहले कि अपन लेक्चर खत्म करें आज का। अब इसे इसमें देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने बोला था कि आपको कि प्लाज्मिड में आपको कौन सा होता है, एक ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है, सिलेक्शन मार्कर्स होते हैं, ठीक है ना। ये जो बोला था आपको, ये जो प्लाज्मिड का जो स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल याद रखने के लिए तो आप लोग जाइए, ये आपके लिए होमवर्क है, एनसीईआरटी का ये प्लाज्मिड खोलिए, सेम प्लाज्मिड दिया हुआ है PBr322, उसमें से देख के बताइए कि जो एक्स और वाई जीन है वो क्या काम करता है। पहले उसके पहले आपको पिछला लेक्चर जो मैंने बताया था वो देखना पड़ेगा, वो रिवाइज करिए, ये क्वेश्चन करिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। अब ये देखो, जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कि पहले क्या होगा, पहले डीनेचुरेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जो आपका प्राइमर है वो चिपकेगा, अनिल होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो टैग पॉलीमरेज है या फिर न्यूक्लियोटाइड्स है वो आएंगे, एक्सटेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद तो इसमें देखो सबसे पहले तो ये तो बिल्कुल इजी हो गया था आपके लिए कि पहले ही इसने दे दिया C, ठीक है ना, क्योंकि डीनेचुरेशन ही पहले होगा तो ऑप्शन C से स्टार्ट बस एक ही हो रहा है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस हो गया आपके लिए। और कन्फ्यूजन ये लोग बना सकते थे, जैसे C से स्टार्ट 2-3 क्वेश्चन कर देते, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था, बट इन्होंने बस एक ही ऑप्शन जो है स्टार्ट किया C से, सो आपके लिए काफ़ी ईजी हो गया, ठीक है ना। तो जो 2 क्वेश्चन जो मैंने बोला है आपको, ये वाला और पिछला वाला, वो आप लोग कमेंट करके बताइए विथ रीजनिंग। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट इकोआरएन। इकोआरएन क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और ये जस्ट मैंने आज के लेक्चर में बताया कि इकोआरएन कैसे काम करता है। तो कैसे काम करता है, वो कौन सा एंड देता है, G और A के बीच में काटता है ना, किनारे किनारे से, तो कौन सा एंड देता है, स्टिकी एंड देता है, तो ये सही है। ब्लंट एंड तो देता नहीं है। और कौन सा, रिकॉग्नाइजेज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ऑब्वियसली। कट द DNA बिटवीन द बेसेज G एंड A
वेयर इट इनकाउंटर्स द डीएनए सीक्वेंस GAATTC। ऑब्वियसली सही है बिल्कुल। एक्जो न्यूक्लियोज है? नहीं है ना, वो तो बीच में काटता है, इंडो न्यूक्लियोज है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो सही कौन कौन सा है देख लो, BCD, ये सही हो जाएगा आपका। तो आज आपका बायो प्रोसेस एंड ये जो चैप्टर आपका पहला पार्ट बायोटेक्नोलॉजी का ये खत्म होता है, और फिर अपन स्टार्ट करेंगे कौन सा, एप्लीकेशन वाला चैप्टर। तो फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए